गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं अमित तिवारी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फोकस ऑन फिजिक्स। बच्चों, इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग एसिड का फिजिकल प्रॉपर्टी, एसिड का केमिकल प्रॉपर्टी, एसिड का यूजेज सब चीज पढ़ चुके हैं। तो एसिड लगभग खत्म हो चुका है, एसिड के बारे में लगभग हम लोग स्टडी कर चुके हैं, ठीक है ना। तो आज हम लोग के पास स्टडी करने के लिए है, आज हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं? आज हम लोग बेस स्टडी करेंगे कि बेस होता क्या है। बेस के बारे में मैक्सिमम प्रॉपर्टी जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जान ले बेस के बारे में थोड़ा सा, ठीक है ना। तो जनरली ऐसा माना जाता है कि वह कंपाउंड जो हाइड्रोक्साइड कंटेन करता है, जैसे कि NaOH, फिर KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो वह कंपाउंड जो OH कंटेन करता है, OH यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन, यानी कि इसको कहा जाता है हाइड्रोक्सिल आयन कहा जाता है, ठीक है ना। इस पर -1 चार्ज होते हैं, ठीक है ना। तो वह कंपाउंड जो हाइड्रोक्सिल आयन कंटेन करता है और जिसको वाटर के साथ डिसॉल्व करने पर OH रिलीज करता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? बेस नाम दिया जाता है। जनरली ऐसा माना जाता है, लेकिन कुछ ऐसे टर्म होते हैं, जैसे कि मान के हमारे पास MgO है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, फिर CaO है, कैल्शियम ऑक्साइड है, तो ये OH कंटेन नहीं कर रहा है, फिर भी ये बेस है। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे, हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है ना, कि MgO, CaO, ठीक है ना, NaOH, KOH, CaOH का होल टू, ये सब के सब बेस हैं। कैसे हैं इसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। तब पहले इसका डेफिनेशन क्लियर कर लें। देखिए, अ बेस इज, देखिएगा ध्यान से, अ बेस इज आइदर मेटालिक हाइड्रोक्साइड, या तो मेटालिक हाइड्रोक्साइड होते हैं और मेटालिक ऑक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। बेस जो होते हैं या तो मेटालिक हाइड्रोक्साइड होंगे, जैसे कि NaOH मेटालिक हाइड्रोक्साइड है, यहां पर क्या है? NaOH है, मेटल हाइड्रोक्साइड है। उसके बाद MgOH का होल टू, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी मेटल हाइड्रोक्साइड है। CaOH का होल टू, ये भी मेटल हाइड्रोक्साइड है। तो मेटालिक हाइड्रोक्साइड या फिर मेटल ऑक्साइड, जैसे कि CaO, MgO, Na2O, ये मेटल ऑक्साइड हो गए, या फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NH4OH, यानी कि मेटल हाइड्रोक्साइड हो, मेटल ऑक्साइड हो या अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो, वो सब के सब क्या होते हैं? बेस होते हैं। वो सब के सब बेस होते हैं, ठीक है ना। ये सारे के सारे क्या होते हैं? बेस होते हैं। और बेस वह कंपाउंड होता है जो एसिड के साथ रिएक्ट करने पर, यानी कि इसको लिख सकते हैं, अब बेस इज आइदर मेटालिक हाइड्रोक्साइड, मेटालिक ऑक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड which gives water when react with an acid। जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है, जितने कंपाउंड हैं जब एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो वाटर को लिबरेट करेंगे, वाटर देंगे हमें। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास, इसी को उठाते हैं NaOH को, जैसे कि हम NaOH का रिएक्शन करा दिए, किसके साथ? किसी एसिड के साथ, HCl के साथ, तो ये OH और ये H मिल करके क्या बना देगा? H2O बना देगा, और बच गया हमारे पास क्या? NaCl। तो वाटर लिबरेट किया। फिर दूसरा टर्म इधर आते हैं, अगर हम CaO को, कैल्शियम ऑक्साइड को अगर HCl के साथ रिएक्शन कराएं तो फिर वही सेम चीज CaCl2 और प्लस H और O को बैलेंस करके बनाने पर H2O फॉर्म कर देगा। तो यहां पर भी वही सेम सिचुएशन हो गया, ठीक है ना। फिर अगर हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्शन कराएं वाटर के साथ, फिर भी वही सिचुएशन आएगा, उसमें भी वाटर रिलीज होगा। अगर हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड को एसिड के साथ रिएक्ट कराएं, फिर भी वही सिचुएशन होगा, फिर से क्या रिलीज होगा? वही वाटर रिलीज होगा। यानी कि वह कंपाउंड जो मेटालिक हाइड्रोक्साइड हो, मेटल ऑक्साइड हो यानी कि मेटालिक ऑक्साइड हो, या अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो, तीन टर्म है। कौन सा? एक मेटालिक हाइड्रोक्साइड है, दूसरा मेटालिक ऑक्साइड है और थर्ड टर्म है
हाइड्रोक्साइड है। तो 3 टर्म है। अगर ये तीनों टर्म जहां पे दिखे वो समझ जाइएगा कि वो जो कंपाउंड है जिसमें ये तीनों में से कोई एक टर्म दिख रहा है वो बेस है। और ये तीनों टर्म को जब एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या रिलीज करेगा? वाटर लिबरेट करेगा, वाटर हमें देगा, सॉल्ट बनाएगा प्लस वाटर बनाएगा। ठीक है ना? तो ये बेस का डेफिनेशन हो गया कि बेस मेटालिक हाइड्रोक्साइड होता है, मेटल ऑक्साइड होता है या फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है जिसको एसिड के साथ रिएक्ट कराने पर साल्ट और वाटर बनाता है। मैंने एग्जांपल से यहां बता दिया हमें कि यहां पर वाटर बना रहा है, यहां पर भी वाटर बना रहा है, तो गिवन जो कंपाउंड है, ये वाला जो कंपाउंड है वो क्या है? बेस है। ठीक है ना? तो ये बेस का हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। एक और रिएक्शन देख लीजिए, NH4 वाला। NH4OH को अगर हम HCl के साथ रिएक्ट करा दे तो ये OH और ये H मिल करके क्या बना देगा? H2O बना देगा। तो हमारे पास बच जाएंगे NH4Cl और प्लस क्या? H2। तो तीनों केस में मैंने एग्जांपल से समझा दिया कि तीनों केस में क्या बन रहा है? साल्ट बन रहा है, वाटर बन रहा है। इसमें भी साल्ट बन रहा है, वाटर बन रहा है। इसमें भी साल्ट बन रहा है, वाटर बन रहा है। इसलिए तीनों जो कंपाउंड है वो क्या है? बेस है। उसको बेस कहेंगे हम। समझ में आ गया बच्चों? मिटाई से अब तो क्लियर हो गया कि बेस को कैसे पहचाने। जो मेटल हाइड्रोक्साइड हो, मेटल ऑक्साइड हो या अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो उसको क्या कहेंगे हम लोग? बेस कहेंगे। बेस जनरली बेस को जब वाटर के साथ डिसॉल्व करते हैं तो वो OH आयन देता है, हमें हाइड्रोक्सिल आयन देता है। कभी भी वाटर के साथ अगर डिसॉल्व करेंगे तो क्या देगा? हमें हाइड्रोक्सिल आयन देगा। जैसे मान लीजिए NaOH को अगर हम वाटर के साथ डिसॉल्व करें तो Na अलग हो जाएगा +1 के साथ और हाइड्रोक्सिल आयन माइनस चार्ज कैरी करते हुए अलग हो जाएगा। उसी तरह अगर CaOH का होल 2 है, इसको वाटर के साथ डिसॉल्व करें तो CO +2 के साथ अलग हो जाएगा और OH माइनस के साथ अलग हो जाएगा। बाद में से बैलेंस कर देंगे। तो जो भी बेस होते हैं उसको जब वाटर के साथ डिसॉल्व करते हैं तो क्या देता है? हमें हाइड्रोक्सिल आयन देता है। जो भी बेस होंगे उसको वाटर के साथ डिसॉल्व करेंगे वो क्या देगा? हमें हाइड्रोक्सिल आयन देगा। अब एक बड़ा ही कॉमन चीज आ रहा है, सामने दिख रहा है, देखिएगा ध्यान से। अब देखिए बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है हमारे पास। टर्म है बेस और अल्कलीज। ठीक है ना? बेस और अल्कलीज दोनों में काफी बेहतरीन चीज है। देखिएगा ध्यान दीजिए, माइनर डिफरेंसेज है दोनों में। अब जैसे एक तरफ हम लिख दिए, एक तरफ लिख दिए NaOH, दूसरी तरफ लिख दिए Na2O, फिर यहां पर CaOH का होल 2 इधर लिख दिए CaO, यहां पर लिख दिए BaOH का होल 2, यहां पर लिख दिए BaO। उसी तरह से बहुत सारे टर्म हैं, इधर लिख दिए ZnOH का होल 2, इधर लिख दिए ZnO। ठीक है ना? देखिए एक कॉमन चीज, यहां पर हाइड्रोक्साइड है, इसमें हाइड्रोक्साइड नहीं है, लेकिन ये भी बेस है, ये भी बेस है। ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो टर्म है, ये राइट साइड जो हमने लिखा है, ये केवल बेस है। ठीक है? जबकि ये बेस और अल्कालीज दोनों है। यानी कि सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कि वह कंपाउंड जो मेटल ऑक्साइड होते हैं, ठीक है ना, वो बेस हो सकते हैं लेकिन वो क्या अल्कालीज नहीं हो सकते हैं। यानी कि सिंपली जो अल्कालीज होते हैं वो हाइड्रोक्साइड कैरी करते हैं। तो जितने अल्कालीज होंगे वो तो बेस होंगे, लेकिन जितने बेस होंगे वो अल्कालीज नहीं हो सकते हैं। यानी कि जितने अल्कालीज होंगे, जितने यहां पर अल्कालीज होंगे वो सबके सब बेस होंगे। ये सब के सब अल्कालीज हैं। क्यों? क्योंकि हाइड्रोक्साइड कैरी कर रहा है, सब में OH है। तो जिस कंपाउंड में, जिस बेसिक कंपाउंड में OH पाया जाता हो, जिसको वाटर के साथ डिसॉल्व करने पर OH रिलीज करता हो, या फिर वह कंपाउंड, वह बेसिक कंपाउंड जिसमें OH पाया जाता हो, दैट इज कॉल्ड अल्कालीज। और जिसमें OH नहीं पाया जाता हो, सिंपली जानने के लिए बता रहे हैं कि जिसमें OH नहीं पाया जाता हो वो बेस होते हैं। जिसमें OH पाया जाता है वो अल्कालीज के साथ साथ बेस भी होगा, लेकिन जिसमें OH नहीं पाया जाता हो वो केवल बेस होगा, अल्कालीज नहीं हो सकता है। तो जितने बेस होंगे वो अल्कालीज नहीं हो सकते हैं।
क्योंकि इसमें OH नहीं है। सारे बेस में अगर OH पाए जाते तो सारे बेस अल्कलीज होते, लेकिन जितने अल्कलीज होते हैं वो सब के सब बेस होते हैं। ध्यान से समझिए, बहुत बेहतरीन टॉपिक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन काफी रहता है। यानी कि वह बेसिक कंपाउंड जो हाइड्रो ऑक्साइड कैरी करता है वो अल्कलीज के साथ साथ बेस भी होते हैं, लेकिन वह कंपाउंड जो हाइड्रो ऑक्साइड कैरी नहीं करता है वो केवल बेस होता है, अल्कलीज नहीं होता है। ठीक है ना? यानी कि लिख सकते हैं हम लोग कि थॉट ऑफ द डे, थॉट ऑफ द डे लिख सकते हैं कि जितने बेस होते हैं, जितने अल्कलीज होते हैं वो बेस होते हैं, लेकिन जितने बेस होते हैं वो अल्कलीज नहीं हो सकते हैं। यानी कि ऑल अल्कलीज आर बेसेज बट ऑल बेसेज आर नॉट अल्कलीज। जितने अल्कलीज होते हैं वो बेस हो सकते हैं, हो सकते हैं नहीं होते हैं, लेकिन जितने बेस होंगे वो अल्कलीज नहीं हो सकते हैं। जैसे यहां पर लिख दिया BaO, बेरियम ऑक्साइड, ये क्या है? बेस है, लेकिन हाइड्रो ऑक्साइड नहीं कैरी करने की वजह से ये अल्कलीज नहीं है। ठीक है ना? इसको हम लिख सकते हैं कि ये अल्कलीज नहीं है। लेकिन वहीं लिख दिए अगर हम BaOH का होल 2, तो इसमें हाइड्रो ऑक्साइड पाया जाता है, तो ये अल्कलीज भी है, और अल्कलीज अगर है तो बेस भी है, क्योंकि बेस के बारे में जानते हैं कि वह कंपाउंड जो हाइड्रो ऑक्साइड कैरी करे या जो मेटल हाइड्रो ऑक्साइड हो या फिर जो मेटल ऑक्साइड हो, दोनों बेस होते हैं। यानी कि ये भी बेस है क्योंकि मेटल ऑक्साइड है, ये भी बेस है क्योंकि मेटल हाइड्रो ऑक्साइड है, लेकिन ये अल्कलीज नहीं है। क्यों? क्योंकि ये OH कैरी नहीं कर रहा है, ये OH कैरी कर रहा है, इसलिए ये क्या है? अल्कलीज है। तो ऑल यहां पर लिखा गया ऑल अल्कलीज आर बेसेज, जितने अल्कलीज हैं वो बेस हैं, बट ऑल बेसेज आर नॉट अल्कलीज। जितने बेस होते हैं वो अल्कलीज नहीं हो सकते हैं, लेकिन जितने अल्कलीज होते हैं वो क्या हो सकते हैं? बेस हो सकते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया कि बेस अल्कलीज में क्या अंतर है। जितने दुनिया में बेसिक कंपाउंड हैं, जितने बेसिक कंपाउंड हैं जो हाइड्रो ऑक्साइड कैरी करता है वो अल्कलीज होता है, बेस तो होगा ही निश्चित रूप से, ये भी बेस है, ये भी बेस है। तो हमको मेन अंतर समझना है अल्कलीज में, अल्कलीज और बेस में। अल्कलीज भी बेस है, तो जितने कंपाउंड हाइड्रो ऑक्साइड कैरी करते हैं वो क्या होते हैं? अल्कलीज के साथ साथ बेस होते हैं। यानी कि उनका स्पेशल नाम दिया गया, बेस है लेकिन उनका स्पेशल नेम दिया गया अल्कलीज। लेकिन जितने कंपाउंड जो हाइड्रो ऑक्साइड कैरी नहीं करते हैं और वो अगर नेचर में बेसिक, वो अपने नेचर को बेसिक रखते हैं, तो उसको क्या कहेंगे? हम बेस कहेंगे। यानी कि ऑल बेसेस आर नॉट अल्कलीज बट ऑल अल्कलीज आर बेसेज। यहां पर लिखा गया है ऑल अल्कलीज आर बेसेज बट ऑल बेसेज आर नॉट अल्कलीज। जैसे BaO, बेरियम ऑक्साइड, बेस तो है लेकिन हाइड्रो ऑक्साइड नहीं है, इसलिए अल्कलीज नहीं है। ये बेरियम हाइड्रो ऑक्साइड यहां पर अल्कलीज भी है और बेस भी है। ये बेरियम ऑक्साइड यहां पर देख लीजिए क्यों नहीं है बेस? बिकॉज इट, बेस तो है ही, ये क्या नहीं, अल्कलीज नहीं है, बिकॉज इट डजंट कैरी OH आयन, इसलिए इट डजंट कैरी OH आयन, सो इट इज नॉट अल्कलीज, इसलिए ये अल्कलीज नहीं है। लेकिन ये अल्कलीज भी है और बेस भी है। अल्कलीज क्यों है? क्योंकि OH कैरी कर रहा है और नेचर में क्या है, ये इसका नेचर क्या है? बेसिक है, इसलिए बेस भी है। उम्मीद है समझ में आ गया। तो बड़ा बढ़िया चीज है थॉट ऑफ द डे कि ऑल अल्कलीज आर बेसेज बट ऑल बेसेज आर नॉट अल्कलीज। यहां पर एग्जांपल मैंने बहुत सारे एग्जांपल लिख दिया। सोडियम हाइड्रोक्साइड अल्कलीज है, बेस है, अल्कलीज भी है, बेस भी है। लेकिन सोडियम ऑक्साइड केवल बेस है, अल्कलीज नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोक्साइड नहीं है। उसी तरह कैल्शियम ऑक्साइड केवल बेस हो सकता है, अल्कलीज नहीं हो सकता है क्योंकि OH नहीं है। इसमें बेरियम ऑक्साइड केवल बेस है, अल्कलीज नहीं हो सकते हैं। जिंक ऑक्साइड केवल बेस है, अल्कलीज नहीं हो सकते हैं। लेकिन यहां पर बेरियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ साथ अल्कलीज भी है, जिंक हाइड्रोक्साइड बेस के साथ साथ अल्कलीज है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ साथ अल्कलीज है। इसलिए जितने अल्कलीज होंगे वो बेस होंगे, बट जितने बेस होंगे वो अल्कलीज नहीं हो सकते हैं।
क्लियर बच्चों? मिटाई से आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस। बेस को क्लासिफाई कितने तरीके से किया गया। एसिड का भी क्लासिफिकेशन पढ़े थे हम लोग, अब हम लोग बेस का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। फिर बेस का केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, फिर फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, फिर उसका यूजेस पढ़ेंगे। अब हम लोग पीछे में एक डेफिनेशन नहीं लिखे थे हम लोग अल्कालीज का, अल्कालीज का डेफिनेशन देख लेते हैं। देखिए सिंपली लिख सकते हैं कि इट इज अ बेसिक हाइड्रोक्साइड, इट इज अ बेसिक हाइड्रोक्साइड कंपाउंड which it is a basic hydroxide compound which produced hydroxyl ion when dissolved in water। जब वाटर के साथ डिसॉल्व किया जाता है तो क्या रिलीज करता है? हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज करता है। जैसे पहले बता चुका हूं KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को जब वाटर के साथ डिसॉल्व करेंगे तो पोटेशियम अलग और OH क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। उसी तरह अगर MgOH का होल 2 है, इसको अगर हम डिसॉल्व करें तो Mg+2 के साथ और OH सिंगल माइनस के साथ अलग हो जाएगा। बाद में बैलेंस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। OH यहाँ पर 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2H हो जाएगा, 2OH हो जाएगा। तो ये था किसका डेफिनेशन? अल्कालीज का, जो इसके पहले वाले अभी जस्ट मैंने पढ़ाया है इसके बारे में, अल्कालीज के बारे में, अल्कालीज और बेस के बारे में। अब हम लोग चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बेसेज। बेस का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया? तो सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी, ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी देखिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ बेस, बेस का क्लासिफिकेशन नंबर फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी। याद होगा बच्चों, हम लोग एसिड में बेसिसिटी पढ़े थे और बेस में क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? एसिडिटी पढ़ रहे हैं। नाम थोड़ा सा कंफ्यूजन है, उल्टा नाम दिया गया है। बेस के साथ एसिडिटी और एसिड के साथ बेसिसिटी। तो बेसिसिटी में पढ़े थे द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन कंटेन इन अ कंपाउंड, ठीक है ना। कोई कंपाउंड जितना रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन कंटेन करता था उसको बेसिसिटी कहेंगे। ठीक उसी तरह एसिडिटी को डिफाइन करते हैं हम लोग। एसिडिटी को हम लोग डिफाइन करते हैं, देखिएगा, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल आयन, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल आयन, यानी कि OH पर सिंगल माइनस OH आयन contain number of replaceable hydrogen ion contain in a given basic compound. Basic compound is called acidity। उसको क्या कहेंगे हम लोग? acidity कहेंगे। जैसे NaOH, NaOH है, इसको जब वाटर के साथ हम डिसॉल्व करेंगे तो Na अलग हो जाएगा और OH अलग हो गया। तो इसमें OH आयन कितने हैं? यहां पर 1 है, OH आयन 1 है, इसलिए इसका एसिडिटी कितना हो जाएगा? इसका एसिडिटी अगर लिखते हैं तो 1 हो गया। उसी तरह अगर हमारे पास MgOH का होल 2 है, MgOH का होल 2 है, अब इसको वाटर के साथ अगर हम डिसॉल्व करें तो Mg, यहां पर एक बार में याद रखिएगा एक ही OH हट सकता है, तो MgOH रह गया। यहां 2 OH थे ना, तो एक OH रह गया और एक सिंगल प्लस बनाया और यहां पर प्लस क्या रिलीज हो जाएगा? OH सिंगल माइनस के साथ रिलीज होगा। एक बार में एक ही OH रिलीज हो सकता है। तो अभी कंप्लीट रिप्लेस नहीं हो पाया, अभी भी OH है, तो फिर इस कंपाउंड को उठाएंगे, फिर MgOH को उठाए सिंगल प्लस वाले को, फिर से इसको हम वाटर के साथ डिसॉल्व किए। अब यहां से OH हट गया तो पहले से एक चार्ज था, एक और चार्ज आ गया तो +2 हो गया और यहां पर क्या बच गया? हमारे पास OH बच गया। OH सिंगल चार्ज -1 चार्ज के साथ में। तो कितने टर्म में OH रिप्लेस हुआ? 2 टर्म में। 2 OH है,
एक बार यहां रिप्लेस हुआ, एक बार यहां रिप्लेस हुआ, तो इसका एसिडिटी जो होगा, एसिडिटी जो होंगे ये कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। उसी तरह अगर हमारे पास AlOH का होल 3 रहता तो वाटर के साथ डिजोल्व करते तो बनता AlOH का होल 2। एक बार में एक ही OH रिलीज हो सकता है, तो यहां पर 3 है, यहां पर होल 2 और प्लस OH एक रिलीज हो जाता माइनस के साथ। फिर इसको उठाते AlOH के होल 2 को उठाते, फिर से रिलीज कराते तो AOH प्लस OH हो जाता। जब तक कंप्लीट रूप से OH रिप्लेस नहीं हो जाए तब तक हम इसको रिएक्शन कराते रहेंगे, वाटर के साथ डिसॉल्व करते रहेंगे। तो यहां पर देखिए कंप्लीट रूप से क्या हो गया, एल्युमिनियम से +3, यहां पर एक OH रिलीज हुआ था +1, यहां पर दूसरी बार में रिलीज हुआ था +2 और तीसरी बार में +3, यहां +1 था, यहां पर प्लस तो प्लस दिया गया, यहां प्लस था तो प्लस दिया गया, ठीक है ना। इसको हटा दीजिए, यहां लिख दीजिए, यहां पर ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो यहां पर इसका एसिडिटी कितना हो जाएगा, इसका एसिडिटी 3 हो जाएगा। यानी कि किसी भी कंपाउंड में जितने रिप्लेसिएबल हाइड्रोक्सिल आयन प्रेजेंट होंगे, अब कोई पूछे CaOH का होल 2 का एसिडिटी बताओ, तो OH कितने हैं इसमें, 2 है ना, तो एसिडिटी 2 हो जाएगा। अगर कोई बोले कि ZnOH के होल 2 में बताइए, तो OH कितने हैं, 2 हैं, तो उसका एसिडिटी 2 हो जाएगा। अगर कोई पूछे FeOH का होल 3 में बताइए, तो इसमें OH कितने हैं, 3 हैं, तो इसका एसिडिटी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो एसिडिटी के बेस पर कंपाउंड को, यानी कि बेसिक कंपाउंड को 3 भाग में बांटा गया। पहला देखिए मिटाई से हम, ये तो एसिडिटी था, फिर से एक बार और क्लियर कर दे रहे हैं, देखिएगा ध्यान से, एक बार और क्लियर करते हैं इसको। फर्स्ट नंबर मोनो एसिडिक बेस, यानी कि जिसमें रिप्लेसिएबल इन इट रिप्लेसिएबल हाइड्रोक्सिल आयन इज 1। इसमें रिप्लेसिएबल हाइड्रोक्सिल आयन कितने होते हैं, 1 होते हैं। जैसे NaOH, OH एक है, इसको जो वाटर के साथ डिसॉल्व करेंगे तो Na+ और OH- के साथ कंप्लीट रूप से क्या हो गया, रिप्लेस हो गया। अगर यहां पर KOH रहता, इसको भी वाटर के साथ डिसॉल्व करते तो K+ और OH- के साथ रिप्लेस हो जाता। तो ये कौन सा हो गया, मोनो एसिडिक बेस हो गया, जिसमें हाइड्रोक्सिल आयन कितने होते हैं, 1 होते हैं। दूसरा डाई एसिडिक बेस, तो डाई एसिडिक बेस को अगर डिफाइन करना हो तो क्या बोलेंगे, जिसमें रिप्लेसिएबल हाइड्रोजन कितने हो, 2 हो। डेफिनेशन वही रहेगा, लिख देंगे इन इट रिप्लेसिएबल हाइड्रोक्सिल आयन इज 2। जैसे MgOH का होल 2 है, एक बार वाटर के साथ डिसॉल्व किए तो एक बार में एक ही OH हट सकता है। यहां पर तो OH 2 था तो एक OH हट गया, और यहां पर कितना हटा, एक OH जो हटा है उसको हमने यहां रख दिया। अभी कंप्लीट रूप से रिप्लेस नहीं हुआ तो फिर से उसको उठाएंगे, इस वाले टर्म को उठाएंगे, तो MgOH पर सिंगल प्लस, फिर से वाटर के साथ डिसॉल्व करेंगे। यहां पर OH कितने, एक ही नहीं, तब की बार कंप्लीट रूप से OH हट गया। जितना बार OH हटेगा उतना एक एक प्लस बढ़ते चला जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा, OH पर माइनस। तो एक बार OH यहां पर रिप्लेस हुआ, एक बार OH यहां पर रिप्लेस हुआ, यानी कि MgOH का होल 2 कितना आयन कैरी कर रहा था, कितना हाइड्रोक्सिल आयन कैरी कर रहा था, 2, इसलिए इसको डाई एसिडिक बेस कहेंगे। थर्ड नंबर में आता है ट्राई एसिडिक बेस, सिंपल 3 हो। जैसे यहां पर लिख दिए FeOH का होल 3, इसको अगर वाटर के साथ डिसॉल्व करें तो एक बार में कितना OH रिलीज हो सकता है, 1। तो यहां पर FeOH का होल 2 कर देंगे, 3 था तो 1 हट गया, 1 हटा तो 1 प्लस, और कितना हटा, 1, तो यहां पर लिख देंगे OH पर सिंगल। फिर इसको उठाएंगे, ठीक है ना, फिर इसको OH2 वाले को उठाएंगे तो FeOH के होल 2 फिर से वाटर के साथ इसको क्या करेंगे, डिसॉल्व करेंगे,
तो क्या बच जाएगा हमारे पास FeOH, और दूसरी बार दूसरा OH रिलीज हो रहा है, 2 प्लस दे देंगे और प्लस OH हो गया। अभी भी यहां पर OH है, फिर से इसको उठाएंगे, यानी कि तब तक इसको रिप्लेस कराते रहेंगे जब तक कि कंप्लीट रूप से OH रिलीज नहीं हो जाता है। अब देखिए तो Fe यहां पर कितना है, OH पर डबल प्लस है, इसको हम क्या करेंगे, फिर से वाटर के साथ डिसॉल्व करेंगे, तो FeOH बच जाएगा, सॉरी OH तो हट गया, Fe पर +3 बच जाएगा और OH रिलीज हो गया। तो यहां से कंप्लीट रूप से OH का रिलीज हो गया, OH खत्म हो गया, रिप्लेस हो गया। तो एक बार OH यहां था, दूसरा OH यहां रिलीज हुआ और तीसरा OH यहां रिलीज हुआ, तो टोटल OH कितने थे, 3, इसलिए ट्राई एसिडिक हो गया। एक और एग्जांपल इधर इसका देख लीजिए, जैसे मान के हमारे पास रहता AlOH का होल 3, जैसे रहता हमारे पास AlOH का होल 3, तो सबसे पहले इसको इतना तो पता है OH कितने 3 हैं, तो इतना कंफर्म है कि ये कौन सा होगा, ये ट्राई एसिडिक बेस होगा, क्योंकि एसिडिटी इसके कितने हैं, 3 हैं। लेकिन कैसे, वाटर के साथ डिसॉल्व कीजिए, एक OH को हटाइए, 3 था, एक हट गया, एक हटा, यहां पर लिख दिया हटे हुए, इसको जो हटा उसको यहां पर लिख दिए। यहां पर कितने OH 3 थे पहले, एक OH हटा तो 1 प्लस देंगे, फिर इसको उठाएंगे, तो AlOH का होल 2 सिंगल प्लस था, फिर से इसको वाटर के साथ डिसॉल्व करेंगे। अब की बार 2 था, यहां OH कितने हैं, 2 हैं, तो अब सिंगल रह जाएगा, सिंगल रह गया, और एक प्लस पहले था, एक और हट गया, तो 2 प्लस हो गया, और प्लस कितना OH पर माइनस, और थर्ड और लास्ट स्टेप बच जाएगा यहां पर कि फिर से यहां पर उठाएंगे AlOH के डबल प्लस वाले को, इस टर्म को फिर से वाटर के साथ डिसॉल्व करेंगे, तो Al पर पहले से 2 था, तीसरा टर्म में 3 हो गया और प्लस OH रिलीज हो गया। ठीक है ना, तो देखिए एक OH यहां था, एक OH यहां है और एक OH कहां है, यहां है, तो 3 OH है, इसलिए कौन सा हो जाएगा, ट्राई एसिडिक बेस हो जाएंगे। इसको कौन सा बेस कहेंगे, इसको ट्राई एसिडिक बेस कहेंगे हम, क्योंकि इसका एसिडिटी कितना है, 3 है। तो ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी, एसिडिटी के बेस पर कितने भाग में हुए, 3 भाग में, मोनो एसिडिक बेस जिसमें OH 1 होता हो, डाई एसिडिक बेस जिसमें OH 2 होता हो, और ट्राई एसिडिक बेस जिसमें OH 3 होता हो। ठीक है ना, तो इस तरह से क्लासिफिकेशन हो गया। मिटाइए इसे, नेक्स्ट चलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, फिर नेक्स्ट वाला सेकंड नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन के बेस पर। देखिए फर्स्ट नंबर इसका ए नंबर होता है कंसंट्रेटेड अल्कलीज, यानी कि लिख सकते हैं द सॉल्यूशन विच कंटेन रिलेटिवली हायर अमाउंट ऑफ अल्कलीज, वह सॉल्यूशन जिसमें अल्कलीज के अमाउंट ज्यादा हो। जैसे मान गए एक सॉल्यूशन है, कितना 100% एक सॉल्यूशन है जिसमें 90% अल्कलीज हैं और 10% अदर है, यानी कि वाटर है, वाटर यानी कि अदर चीज है। तो इसमें किसका अमाउंट ज्यादा है, निश्चित रूप से अल्कलीज का अमाउंट ज्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा, कंसंट्रेटेड हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर इसको उल्टा कर देते हैं हम, जैसे कि एक सॉल्यूशन होता 100% का सॉल्यूशन, 100% अमाउंट में 90% वाटर होते, वाटर यानी कि अदर चीज होता, और 10% अल्कलीज होता। तो इसमें अमाउंट अल्कलीज का क्या है, कम है, ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं हम डाइल्यूटेड, इसको बोला जाता डाइल्यूटेड बेस, यानी कि कंसंट्रेटेड बेस में अल्कलीज का अमाउंट यानी कि बेस
बेस का अमाउंट ज्यादा होता है, और डाइल्यूटेड बेस में अल्कलीज यानी कि बेस का अमाउंट क्या होता है, कम होता है। तो जिस सॉल्यूशन में बेस का अमाउंट ज्यादा हो वो कंसंट्रेटेड हो जाएगा, और जिस सॉल्यूशन में बेस का अमाउंट कम हो वो क्या हो जाएगा, डाइल्यूटेड हो जाएगा, उसको डाइल्यूटेड बेस कहेंगे हम। मिटाएं से बच्चों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ऑन द बेसिस ऑफ, ये क्या था, कंसंट्रेशन था। अब देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। नंबर थर्ड, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, ताकत के बेस पर। सिंपल, फर्स्ट नंबर में क्या हो जाएगा, वीक बेस, और सेकंड नंबर में हो जाएगा स्ट्रॉन्ग बेस। देखिए स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस में क्या अंतर है, जब वीक बेस को वाटर के साथ डिसॉल्व करते हैं तो ये पार्शियली आयोनाइज होता है, ये पार्शियली आयोनाइज होता है, कंप्लीट रूप से आयोनाइजेशन इसका नहीं हो पाता है। जैसे मान लीजिए CaOH के होल 2 को अगर हम तोड़े, वाटर के साथ डिसॉल्व करें तो एक बार में कितना OH निकलेगा, एक ही निकलेगा। तो CaOH और प्लस OH माइनस, तो यहां पर OH क्या हुआ, कंप्लीट रूप से डिसॉल्व नहीं हुआ, कंप्लीट रूप से आयोनाइज नहीं हुआ, OH कंप्लीट रूप से रिप्लेस नहीं हुआ। इसलिए अभी इस इक्वेशन तक, इस टर्म तक, ये जो इक्वेशन जो शो हो रहा है इसमें CaOH का होल 2 जो है वो वीक बेस है। इसके बाद आप अगर कंप्लीट इसका आयोनाइजेशन कर देते हैं तब हो सकता है इसे क्राइटेरिया बदल जाए, लेकिन अभी तक इस टर्म तक ये क्या है, वीक में काउंट किया जाएगा, क्योंकि कंप्लीट रूप से इसका आयोनाइजेशन नहीं हो रहा है। अब देखिए जब पार्शियली आयोनाइजेशन हो तो उसका सिंबल ऐसे होता है, देखिए ऐसे होता है। जहां पर भी इस टाइप का सिंबल हो आप समझेंगे उसका पार्शियली रिप्लेसमेंट हो रहा है, पार्शियली आयोनाइजेशन हो रहा है। और स्ट्रॉन्ग में कंप्लीट रूप से आयोनाइजेशन हो जाता है। इसमें लिख सकते हैं आयोनाइज्ड, इसमें लिख सकते हैं हम आयोनाइज्ड कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाता है। जैसे KOH को वाटर के साथ डिसॉल्व किए तो K अलग हो गया और OH क्या हो गया, अलग हो गया। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर वाटर के साथ डिसॉल्व किए तो सोडियम प्लस और OH माइनस कंप्लीट रूप से अलग हो गया। देखिए अगर ऐसे एरो साइन दिया हुआ रहे तो ये पार्शियली का सिंबल है, और ऐसे दिया हुआ रहे एरो साइन तो ये कंप्लीट का सिंबल होता है। तो यहां पर कंप्लीट रिप्लेसमेंट हो रहा है इसलिए इस टाइप का, कंप्लीट आयोनाइजेशन हो रहा है इसलिए इसमें इस टाइप का हम एरो साइन दिए हैं, और इसमें पार्शियली आयोनाइजेशन हो रहा है इसको हम क्या किए हैं, ऐसे साइन दिया गया है, लग रहा है कि हाफ हाफ है, ठीक है ना। तो जिसमें वह कंपाउंड जिसका कंप्लीट रूप से आयोनाइजेशन हो जाए, कंप्लीट रूप से टूट जाए, यानी कि जिसके OH, जिसके हाइड्रोक्साइड आयन कंप्लीट रूप से अलग हो जाए मेटल से, ठीक है ना, उसको क्या कहेंगे, हम स्ट्रॉन्ग बेस कहेंगे। और जिसमें कंप्लीट रूप से नहीं होता है वो क्या हो जाएगा, वीक बेस हो जाएगा। इसमें एक और एग्जांपल दे सकते हैं, NH4OH को जब वाटर के साथ डिसॉल्व करेंगे तो ये कंप्लीट रूप से नहीं टूटेगा क्योंकि साइन दिया गया है पार्शियली का, तो ये कितना हो जाएगा, ये अलग अलग करते हैं तो NH4 प्लस के साथ और OH किसके साथ, माइनस के साथ अलग अलग हो गया, ठीक है। तो यहां पर कंप्लीट रूप से आयोनाइजेशन नहीं हुआ इसलिए ये जो है NH4OH या CaOH का होल 2 या वीक बेस में काउंट किए जाएंगे। लेकिन यहां पर कंप्लीट रिप्लेसमेंट हो जा रहा है, कंप्लीट आयोनाइज्ड हो जा रहा है, जिसको क्या कहेंगे हम, स्ट्रॉन्ग बेस कहेंगे हम। इस टर्म तक यहां पर कंप्लीट रूप से तोड़ा नहीं गया है, अगर तोड़ दिया जाता है इसके बाद, अगर कंप्लीट रूप से टूटता हुआ दिखता, OH बिल्कुल अलग हो जाता कंपाउंड से, तो किस में चला जाता, स्ट्रॉन्ग बेस में चला जाता, ठीक है ना बच्चों। तो ये था, क्या था ये एसिड के टाइप थे, मैंने एसिडिटी बताया, कंसंट्रेशन के बेस पे बताया और स्ट्रेंथ के बेस पर बताया। इसके बाद वाले क्लास में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस और मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेस, यानी कि बेस कैसे बनाएं उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे।
तो आज के लिए रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे। तब तक खुश रहिए, अच्छे से रहिए और सुरक्षित रहिए। थैंक यू सो मच बाबू, थैंक यू बाबू।